हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। दिस इज़ शेफाली। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कशन किया, जैसे कि हमने ये समझा कि एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज़ क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, विशेषताएँ क्या हैं, उनके गुण कौन कौन से हैं, और साथ ही इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया हुआ है। जैसे एक ओवरव्यू सबसे पहले तो हमने लिया, फिर उसके फंक्शंस भी समझे हमने, एंटरप्रेन्योरशिप के नीड क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप की आज के दौर में, आज के युग में, आज के समय में वो भी समझा, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी चीज़ें हमने समझी। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमने समझा कि रिस्क क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर वो वीडियोस आपने मिस किए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तो वो वीडियो ज़रूर आज से आप देख लीजिएगा। आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, या चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जा करके उसकी लिंक देख सकते हैं। साथ ही आप ज्ञान अड्डा की प्लेलिस्ट पे चले जाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त विलंब के डिले के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो हम आज के लेक्चर में समझेंगे कि फंक्शन क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप्स के, एंटरप्रेन्योर के, और टाइप क्या मतलब कितने प्रकार के एंटरप्रेन्योर होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी हद तक एक तरीके से बोला जाए तो सेम ही है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप का सारा प्रोसेस करता है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के अगर आप डीप कंसेप्ट में जाओगे तो आपको सब कुछ एक जैसा ही लगेगा। तो हमारा जो टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में दिया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, तो ये लेक्चर आपके लिए उतना ही वैल्यूएबल है, क्योंकि लगभग जो टॉपिक्स होते हैं सभी यूनिवर्सिटी के वो सेम ही होते हैं। तो जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है वो ये है कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या क्या हैं। तो टाइप से पहले तो फंक्शन ही समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है किसी भी उद्यमी का, तो वो यही होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, मतलब समाज के प्रति उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महत्वपूर्ण होती है। दूसरा ये है कि डिसिसिवनेस भी होना चाहिए, मतलब कि एक निश्चितता होनी चाहिए, एक डिटर्मिनेशन, निर्धारण होना चाहिए, एक निश्चित दिमाग का व्यक्ति होना चाहिए कि हमने ये सोच लिया तो मुझे ये करना ही करना है। डेवलप इन्वेंटिवनेस का मतलब ये कि अलग अलग नव विचार उसके दिमाग में डेवलप होने चाहिए। देखो, इन्वेंशन उसके दिमाग में होना चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके की न्यू आइडियाज़, न्यू इमेजिनेशन, न्यू चीज़ें उसके माइंड में होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उसको एक्सपेरिमेंट करना होना चाहिए। ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मतलब व्यवस्थित होना चाहिए। स्प्रेड द लर्निंग्स, वो जो सीख रहा है उसको वो औरों को स्प्रेड करे, उसको सिखाए। देखिए, एक अच्छा उद्यमी वही होता है कि वो और उद्यमियों को बनाने में विश्वास रखता हो। बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो और लीडर्स को बनाने में विश्वास रखता हो, ना कि और फॉलोअर्स बनाने में विश्वास रखता हो। आपको जो कुछ भी पता है, जितना भी कुछ आप जानते हैं, आप उसको आगे पास ऑन करिए अपनी टीम मेंबर्स को, ताकि आपकी टीम मेंबर्स भी उन चीज़ों को समझे और अपना 100% आउटपुट उस पर दे सके। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। आपको जो एग्जाम में याद रह जाए उसको आप डायग्राम बना करके, एक तरीके से आप ब्लॉक्स में आप फिगर बना करके उसको लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ कुछ आपके लिए रीड कर देती हूँ, क्योंकि ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके लिए काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं। क्योंकि मतलब अभी क्या ही बताया जाए आपको कि कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी लेक्चर्स में। सिचुएशन पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। रिस्कीनेस फॉर वेंचर जो भी वो साहस, जो भी रिस्क ले रहा है उसके लिए वो तैयार होना चाहिए, अपने रोल को मैनेज करने वाला होना चाहिए, टू मैनेज द रोल्स होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब जो भी वो सीख रहा है उसका वो हस्तांतरण से उसको ट्रांसफर कर सके। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स एक्लेमाइजेशन। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड एक्लेमेटाइजेशन का मतलब ये हुआ, देखिए एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है अभ्यास करना, एडॉप्ट करना। जब आप टेक्नोलॉजी जो भी चेंजेस हो रही हैं आप उनको आप एक्सेप्ट करिए, साथ ही उनको आप अभ्यास करिए, उन पर प्रैक्टिस करिए, ताकि आप उन टेक्नोलॉजी से यूज टू हो जाए, फैमिलियर हो जाए, है ना। जो भी आप ऐसे समझिए कि जो भी प्रोडक्शन की या मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्निक आज से 50 साल पहले इस्तेमाल हुआ करती थी, तो क्या अगर आप उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अगर आज भी अगर आप प्रोडक्शन करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप कितना ही सक्सेस, आप सोचिए एक तरीके से कि कितना आपको मिल पाएगा सक्सेस। क्योंकि जो और कंपनीज़ हैं नई आ रही हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हो, अगर आप मॉडर्न मेथड यूज़ नहीं करते हो, आप एक तरीके से आप एडॉप्ट नहीं करते हो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, तो आप क्या ही मार्केट में आप खड़े हो पाओगे, है ना। तो एक्लेमेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अभ्यास करना, या अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना, या एक तरीके से बोला जाए एडाप्टेशन करना, है ना।
फिर नेक्स्ट है क्या, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। बिल्कुल आपका जो आर्थिक विकास है, आपके आर्थिक विकास के साथ साथ में नेशन का भी आर्थिक विकास होता है, ये भी एक फंक्शन ही है वो एक उद्यमी का। डिवीजन ऑफ इनकमिंग्स और अर्निंग्स, जो भी आप अर्निंग कर रहे हो या जो भी आपके पास में प्रॉफिट आ रहा है, आप उनको डिवाइड करो, उनको इन्वेस्ट करो, एक्सेप्ट करो, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, रिस्क को एक्सेप्ट करो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, अपना योगदान दो कल्चर में, मतलब एक सभ्यता में, संस्कृति में भी आप अपना एक तरीके से योगदान आपको देना चाहिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फाइंडिंग नीश, आपका जो टारगेट है, जो मार्केट है, जो कोर है ना, वो आपका एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। आप उसको फाइंड आउट करो कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है, आपके टारगेट कंज्यूमर कौन है। अपने नेटवर्क को बिल्डअप करो और इनिशिएटिव भी लेते रहो बराबर। अपने रिसोर्सेज को, जो भी संसाधन हैं, संसाधन बोले तो आपके पास में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, साहस, उसके बाद आपके प्लांट्स, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जितने भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आप उनको ऑर्गेनाइज करो, व्यवस्थित कर लो, है ना। नेक्स्ट क्या है कि आइडेंटिफाई करिए अपॉर्चुनिटीज़ को या प्रोस्पेक्ट्स को, यानी भविष्य में आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करिए। इनोवेशन करने की बात बोली जा रही है, मतलब नव विचार या नया कुछ चीज़ आप करने का सोचो। एग्जिस्टिंग कोई चीज़ है तो उसमें आप कुछ नया ऐड ऑन करके लोगों को दो, है ना। वो अमेजिंग बात है, एकदम मज़ेदार सी बात है कि अगर आप कोई भी चीज़ इनोवेटिव अगर माइंड लेके आते हो तो लोग आपके सामान को खरीदेंगे, आपसे आपको लेना चाहेंगे, आपको यूज़ करना चाहेंगे, आपके प्रोडक्ट को आपको एक बार वो अवसर देंगे। फोस्टरिंग ऑटोनॉमी, फोस्टरिंग का मतलब होता है क्या कि किसी भी चीज़ को एक तरीके से प्रेरित करना। फोस्टरिंग ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब है स्वयं शासन करना। तो आप इस चीज़ को बढ़ावा दोगे, किसको, स्वयं के शासन को, या आप एक तरीके से बोला जाए कि आप जो भी काम शुरू करोगे, है ना, आप कोई भी ABCD प्रोडक्ट जो भी आप चीज़ लेकर के आ रहे हो, तो आप उस चीज़ का कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा, पूरी ऑटोनॉमी, आप पूरा कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा, है ना। एक अधिकार की बात बोली जा रही है, तो अधिकार को बढ़ावे देने की बात बोली। फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, तो आप कहीं ना कहीं स्वयं शासन या स्वयं के अधिकार को भी आप बढ़ावा दोगे, तो एक ऑटोनॉमी वाला कल्चर जो मार्केट में है ना, वो डेवलप होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब समाज के प्रति जो आपके दायित्व हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है, बिल्डअप करना पड़ता है। पब्लिक रिलेशंस को भी आपको बनाना पड़ता है, कस्टमर से, कंज्यूमर से, अपने इन्वेस्टर से, शेयर होल्डर से, अपने एम्प्लॉय से, अपने वर्कर्स से, है ना, तमाम और तरीके के लोगों से आपको एक तरीके का रिलेशन भी बनाना पड़ता है। लास्ट में है क्या, एक्सपीरियंस शेयरिंग, अपने आप के जो भी अनुभव हैं आप उनको शेयर करें, है ना। जैसे अभी अगर एक उदाहरण लें कि मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, जो भी मेरे पास में लर्निंग्स हैं, वो सारी लर्निंग्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये क्या है, ये एक तरीके का जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मैं सीखा है मैंने अभी तक, है ना, वो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से जो भी आपकी लर्निंग्स हैं वो भी आप आगे शेयर करें। शेयर से मुझे याद आया कि चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज्ञान अड्डा को, और लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे अच्छा उदाहरण तो आपके सामने यही है कि एक अच्छा उद्यमी, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो कि अपनी लर्निंग्स को स्प्रेड करता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, देखिए चीज़ें ये लिखी हुई हैं बिल्कुल, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है। तो बिल्कुल आप शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा। इन सब चीज़ों के पीछे मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के आपके लिए एक PPT, एक PDF तैयार हो पाती है ना। तो ये टॉपिक आपसे आपका क्लियर हो गया कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं, भर भर के मैंने दिए हुए हैं आपके पास में। जो भी एग्जाम में आपको याद रह जाए 10-15, 8-10, है ना, तो काफ़ी होंगे। आप उनको एक एक लाइन भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स में पूछ लिया या 20 मार्क्स वाले में पूछ लिया लॉन्ग में, तो काफ़ी आपके पास में पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको लिखने के लिए। शॉर्ट्स में पूछा है तो आप मुश्किल से शॉर्ट अगर 5 नंबर का है तो ये मान के चले कि 5 उठा लीजिएगा या 6 उठा लीजिएगा, 1-2 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। देखिए ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप इन स्मॉल बिजनेस, बहुत ही आसान। अब अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप एकदम अच्छे से लिख लिए जाओगे एकदम, और अगर कंसेप्ट में आप कंफ्यूज हो गए तो फिर ये सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट है बहुत आसान। आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे ना तो ये आपको बेहतरीन लगेगा, बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है ये, है ना। तो आपका नेक्स्ट है क्या टॉपिक, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब कि जो उद्यमी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आपके सामने कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है कि भाई इतने सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, नहीं भाई देखो होते तो हैं, ये टाइप्स दे दी हुई है ना, इतने सारे बुकिश लैंग्वेज में, एकेडमिक्स टर्म्स में इन्होंने क्या क्या बोल दिया है। बट डरना नहीं है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलेंगे, बहुत ही ईजी है, काफ़ी ईजी है ये, है ना। तो पहले तो क्या है
हाँ, मतलब ये आप अज्ञान अड्डा शेफाली से अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये चीज़ आप मान के चल लो। बस सीधी सी एक बात है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। बस लेक्चर से मतलब ध्यान से सुनो बस मेरी बातों को, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको, है ना। सब पूरा आपका कवर हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पढ़ डाला पूरा, है ना। तो पहला क्या है कि बेस्ड ऑन बिजनेस टाइप, आप जो बिजनेस के आधार पे उद्यमियों को बताया गया है ना। फिर टेक्नोलॉजी के आधार पे इनको बांट दिया गया, मतलब कि जो टेक्नोलॉजीज़ है ना आज के डेट में, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके आधार पे बांट दिया गया। ओनरशिप के आधार पे बोल दिया गया भाई कि उद्यमी जो है ओनरशिप के आधार पे भी होते हैं। जेंडर के आधार पे भाई ये तो सबसे ही आसान है, मतलब मेल और फीमेल तो दो जेंडर होते हैं, होने को तो एक दो जेंडर और भी होते हैं, है ना। हाँ, हालांकि उन पे नहीं जाते हैं। तो उद्यमियों को दो जेंडर में डिवाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद इंटरप्राइज के आधार पे, इंटरप्राइज की साइज़ के आधार पे अगर मैं बोला जाए तो फिर क्या है, क्लेरेंस डेनहॉफ के आधार पे। क्लेरेंस डेनहॉफ कौन है? देखिए, अब इतने लोग क्या कम पढ़ रहे थे क्या कि ये भी आगे बीच में सोचने वाली बात है। तो ये अमेरिकन के एक स्कॉलर हैं, इन्होंने भी बता दिया अपना ज्ञान बच्चों को, अब बता दिया तो हमें भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्या करें, आपके एकेडमिक्स में है ना। तो इतना क्या कम था क्या कि ये भी आके क्लेरेंस ने डेनहॉफ ने भी बोल दिया कि भाई मेरे हिसाब से भी ये कुछ 4 तरीके के उद्यमी होते हैं। ठीक है, पढ़ लेंगे, काफ़ी आसान है ये। तो देखो बिजनेस के टाइप पे क्या है, 3 है। तो बिजनेस के टाइप पे पहला तो ये देखें तो एक ये हो गया, 2 और 3, फिर उसके बाद 4, 5 और ये 6, यही मेन है आपके, है ना। तो पहले तो बिजनेस के आधार पे क्या है, एक तो बोल दिया कि ट्रेडिंग उद्यमी होते हैं, ऐसे उद्यमी जो ट्रेड करते हैं, ऐसे उद्यमी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और ऐसे उद्यमी जो कि खेती पे, एग्रीकल्चर, कृषक, मतलब बोला जाता है कि एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर बोल दिया गया उनको शुद्ध एक तरीके से, है ना। तो कितना आसान है, मतलब बिजनेस के टाइप पे आप या तो ट्रेड ही कर सकते हो, है ना, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग ही कर सकते हो, है ना, या तो आप सामान को बनाओगे या तो आप उसको लोगे बेचोगे, यही करोगे ना। और तीसरा क्या है, एग्रीकल्चर। भाई ये तो आज भी बहुत, मतलब आज़ादी के पहले से और बाद में भी, और आज भी 60% लगभग लोग आज भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है ना। हमारे देश की जो जीडीपी का 80% पोर्शन है वो भी आज के डेट में एग्रीकल्चर से ही है। तो वो तो पुरानी बात है ना। तो इससे याद रह जाएगा आपको बिल्कुल आसानी से। टेक्नोलॉजी के आधार पे अगर बोला जाए तो क्या है, इसमें टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल है। कितना ही आसान है भाई, मतलब एक तो टेक्निकल हो गया, दूसरे नॉन टेक्निकल उद्यमी हो गए। ओनरशिप के आधार पे अगर हम बात करें, है ना, सत्ता की बात हो रही है यहाँ पे, ओनरशिप की, है ना। तो एक तो हो गया जो प्राइवेट होते हैं, मतलब प्राइवेट हो गया, और स्टेट हो गया। स्टेट माने कि गवर्नमेंट की बात हो गई यहाँ पे। जॉइंट में मतलब प्राइवेट और स्टेट दोनों ही आते हैं। हम इसको समझेंगे डिटेल में थोड़ा, है ना। पहले अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। जेंडर के आधार पर या तो पुरुष हैं या तो महिला है, वैसे तो होते 2-3 और भी हैं, है ना, लेकिन उनको एकेडमिक्स में भी नहीं डाला गया हुआ है। तो उन पर हम, ऐसा नहीं है कि वो लोग बिजनेस नहीं करते हैं या कर नहीं सकते हैं, बट उनको एकेडमिक्स में भी जगह नहीं मिली हुई है, ऐसे हम समझ सकते हैं। फिर क्या है आपका नेक्स्ट की एंटरप्राइज के साइज के आधार पर, है ना। तो एक छोटे हो गए, स्मॉल स्केल वाले छोटे हो गए, मीडियम माने बीच वाले हो गए, और लार्ज स्केल माने बड़े वाले हो गए। तो कितना ही आसान है, आप देखिए ना, समझिए चीज़ों को। फिर क्लेरेंस डेनहॉफ ने बोला, क्लेरेंस डेनहॉफ ने कहा कि भाई एक एंटरप्रेन्योर ऐसे भी होते हैं जो इनोवेटिंग होते हैं, जो नई नई चीज़ें करते रहते हैं। एक होते हैं इमिटेटिव होते हैं, जो कॉपी कैट बोला जाता है इमिटेटिव वालों को, कृत्रिम, मतलब कॉपी करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो एक तरीके से बोला जाए, देखिए क्या ही बोला जाए, मतलब अजीब है बोलने में लेकिन सच भी है, मुझे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है ना। पतंजलि को मैं समझती हूँ कि पतंजलि ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कॉपी करी हुई, जैसे कि मैं मानूँ कि हिमालय की अगर मैं बोलूँ, है ना, तो हिमालय की उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी कर ली हुई हैं। तो मतलब उन्होंने पैकेजिंग से लेकर के मार्केटिंग के तरीके से लेकर के काफ़ी चीज़ें कॉपी कर ली हुई हैं। बस उसके अंदर का जो क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है ना, वो थोड़ी सी गिरा दी हुई है। बाकी लगभग उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स की काफ़ी सारी कॉपी कर ली हुई, जो स्टैब्लिश्ड ब्रांड है ना। ऐसे स्टूडेंट्स भाई जो पतंजलि के प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, प्लीज़ आप ऑफेंडेड मत होइएगा, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है ना। तो आपके हिसाब से वो थोड़ा सा वेरिएट भी हो सकता है, बट कुछ प्रोडक्ट उनके वाकई बहुत अच्छे भी हैं। जैसे मैं उनका एक टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ पतंजलि का, वो काफ़ी अच्छा है। तो और उनके एक दो जो घर के जो ग्रॉसरी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी थोड़े कुछ मुझे ठीक लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, फेबियर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना। तो ये हम समझेंगे 1 बाय 1। तो चलिए पहला ही समझ लेते हैं सबसे पहले कि बिजनेस टाइप के आधार पर सबसे पहले ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। तो ट्रेड का मतलब ही क्या हो गया, मतलब यहाँ पे एक तरीके से लेने और देने की बात हो रही है। मतलब वो बल्क में मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, कुछ डिस्काउंट में वो फिनिश प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर से लेंगे और कुछ डिस्काउंट पे उनको मिल जाता है, और वो इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली रिटेलर्स को या वेंडर्स को कुछ प्रॉफिट अपना मार्जिन रख करके सेल कर देते हैं। सिंपल सी बात है भाई, मतलब इसको चलिए एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने इसे हवा में बता दिया। नहीं भाई, हवा में नहीं बता रहे हैं, जो लिखा है वही बता रहे हैं, है ना। तो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर वही होते हैं
ऐसे पर्सन को बोला गया जो कि बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करते हैं। और वो किस तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं? जो यूजुअली बाय करते हैं, मतलब यूजुअली सामान को खरीदते हैं। क्या, कौन से सामान को? जो कि फिनिश्ड आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं। किन से? मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और डिस्काउंट पे खरीदते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद वो सेल कर देते हैं, सेल करते हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली। किसको सेल करते हैं? रिटेलर्स की हेल्प से या वेंडर्स की हेल्प से इन्हीं को सेल कर देते हैं, या इनके माध्यम से सेल कर देते हैं, कुछ प्रॉफिट अपना उसमें मार्जिन रख करके। तो ऐसे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं इनको मिडिल मैन बोला जाता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एक बिचौलिया टाइप के हो जाते हैं, है ना। मतलब एक मैन्युफैक्चरर ने एक सामान बनाया और कस्टमर ने सामान बनाया, तो ये क्या होते हैं? ये बीच के होते हैं। चाहे रिटेलर बोल लीजिए, चाहे इनको वेंडर बोल लीजिए, या कुछ भी नाम दे दीजिए, चाहे इनको एजेंट बोल लीजिए। तो ये सामान उठाते हैं इनसे, फिर उठा करके इनको देने का काम करते हैं, या ये मैन्युफैक्चरर इनको देते हैं, है ना। मैन्युफैक्चरर इनको देते हैं और ये इनको देते हैं। तो ये एक बीच वाला हो गया। तो उन्होंने अपना मार्जिन रखा, कस्टमर को बेच दिया। तो इनका कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे होलसेलर, रिटेलर्स, डीलर्स एटसेट्रा, है ना। तो वो ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है इसमें कि मैन्युफैक्चरर होते हैं। मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या भाई? उन्होंने सामान बनाया और कस्टमर की नीड को देखा, मार्केट की नीड को समझा, एनालाइज किया और मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट को। क्यों? ताकि भाई अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके, अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उन्होंने प्रोडक्ट्स को अब बनाया। और ये क्या करते हैं? ये आपके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं कस्टमर की नीड के अनुसार। तो ये मैन्युफैक्चरर होते हैं बेसिकली, अगर बोला जाए तो। ये फाउंडर होते हैं किसी भी बिजनेस के, या मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर, है ना। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं ये सामान को बना रहे हैं। तो भाई मतलब बनाएगा तो वही ना जिसको पता होगा कि क्या बनाना है ना। अब भाई मैं ऐसे ही तो कोई चीज़ बना नहीं दूंगी, है ना। मैं कोई चीज़ बनाऊंगी तो मैं पहले पता तो करूंगी ना कि मुझे बनाना क्या है। तो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगी, या क्या ही मैं चीज़ का यूज़ करूं कि मैं कंज्यूमर अपने को सेटिस्फाई कर पाऊंगी। तो मैं हो गई कौन? मैन्युफैक्चरर हो गई, क्योंकि मैं सामान की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मैं रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, अगर मैंने रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद में किसी को बेच दिया, है ना, तो जिसको बेचा वो हो गया ट्रेडर, क्योंकि वो बेचेगा किसी और को। मेरे लिए वो कस्टमर हो सकता है, लेकिन अगर उसके हिसाब से हम सोचें, ट्रेडर के हिसाब से सोचें, तो वो क्या है? वो एक मिडिल मैन है, क्योंकि वो कस्टमर फाइनल कस्टमर को वो दे रहा है ना। तो वो एक बात हो गई। तो मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरर बिल्कुल वही होते हैं जो कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बनाते हैं। रॉ मटेरियल को वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। फिर हो गए कौन? एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर का क्या काम होता है कि ये वाइडर रेंज में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं। जैसे कि फार्मिंग हो गया, मतलब खेती, इरिगेशन, सिंचाई, या एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्शन को या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। मैकेनाइजेशन करते हैं, मतलब मशीनीकरण का कहीं भी काम करते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इनका प्राइमरी जो काम होता है वो एग्रीकल्चर वर्क होता है, प्राइमरी इनका जो काम होता है। ठीक, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्या है इसमें? बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आधार पे देखा जाए तो एक टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो कि हु यूज टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू इंडस्ट्री प्राइमरली बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक वर्ड आप पकड़ लें इसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बस यही वर्ड आप पकड़ लें कि ऐसे व्यक्ति जो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करते हैं वो है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। अब भाई साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर में आप काम करेंगे तो मतलब क्या? नए आइडियाज़ को आप लेके आएंगे, है ना। आप नए आइडियाज़ को टर्न करेंगे किसमें? न्यू आइडियाज़ एंड टर्न दोज आइडियाज़ इनटू टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन। आप टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन करेंगे और इन्वेंशन करेंगे। जब एक टेक्नोलॉजी की बात होती है, साइंस की बात, विज्ञान क्या करता है भाई? विज्ञान खोज करता है, विज्ञान नए नए चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स करता है ना। तो वही चीज़ वाली बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी, बिल्कुल एक इसी वर्ड को आपको पकड़ लेना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे जो काम करता है, या उनका जो बेसिक इंडस्ट्री होता है, बेसिक प्राइमरी उनका जो फोकस होता है वो साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बेस्ड होता है, इन्वेंशन बेस्ड होता है। और दे ऑलवेज वर्क टू क्रिएट न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये हमेशा इस पे काम करते हैं कि प्रोडक्शन के लिए नए नए मेथड क्या हम क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, मतलब टेक्नोलॉजी और साइंस के फील्ड में, विज्ञान के फील्ड में और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये नए नए कौन से मेथड को ला सकते हैं। तो ये इनका बेसिकली काम इस पर होता है। बिसाइड दे also manufacture products that can help ordinary citizen
इसके अलावा वो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि सामान्य सिटीजन के लिए काम में आ जाए, और जो नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी, उनके एंटरप्राइज में भी हेल्पफुल आ जाए, ऐसे प्रोडक्ट वो बनाते हैं। नॉन टेक्निकल बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं, इसलिए बिल्कुल भी आपके साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में इनको उतना कुछ जानकारी नहीं होता है, इसलिए इनको नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ये इनोवेशन पे काम नहीं करते हैं और बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से ही ये काम करते हैं, पुराने धुराने तरीके से ये काम करते हैं। दे टिपिकली यूज़ अल्टरनेटिव एंड एग्जाम्पलरी मार्केटिंग मेथड। ये बिल्कुल भी अल्टरनेटिव और एग्जाम्पलरी मार्केटिंग मेथड मतलब पुराने ट्रेडिशनली ये पूरा तरीके से ये काम करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा है मार्केट में, ये कुछ भी नया नहीं शुरू करते हैं। एंड फॉलो नॉन टेक्निकल डिलीवरी स्ट्रेटजीज। वो स्ट्रेटजीज भी वो पुराने ज़माने की कैसे डिलीवरी करना है, कैसे बनाना है ना, वो इसी तरीके से काम करते हैं। टू इंगेज डायरेक्टली विद कस्टमर, ताकि वो कस्टमर्स के साथ में वो इंगेज करते रहे। जैसे एक उदाहरण लें कि आज भी आप देखते होंगे कि भाई आपके दरवाजे पे कभी कभी ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं, ऐसे वेंडर्स आ जाते हैं, छोटे मोटे लोग, जो कि अपने क्या बकेट में या कुछ कपड़े वपड़े में अपने कुछ चादर या इस तरीके के कपड़े रखे रहते हैं और वो आपको सेल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेज़ॉन पे आप जाके उस चीज़ को खरीद नहीं सकते या बिग बाज़ार में जाके खरीद नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं भाई जो नॉन टेक्निकल हैं, जो आज भी वो पुराने जो तरीके होते हैं ना, वो अपने सिर के ऊपर में एक बकेट रख लेते हैं या एक क्या बोलते हैं टोकरी टाइप का कुछ रख लेते हैं, उसमें कुछ बर्तन, कुछ पुराने खिलौने रख लेंगे या कुछ उसमें पुराने कपड़े रख लेंगे, कुछ चूड़ियाँ रख लेंगे, है ना, तो वो बेचते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो डायरेक्टली आपसे वो मिल रहे हैं, डायरेक्टली वो आपसे, वो कोई नई तकनीक, उनको भाई दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में कौन सी अमेज़ॉन चल रहा है, मिंत्रा चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है, वो वही उनका पैटर्न है, नॉन टेक्निकल पैटर्न उनका काम करने का। तो ये वही लोग होते हैं। दिस अल्टीमेटली हेल्प देम टू सर्वाइव। ये भाई उनके सर्वाइवल का एक तरीके से बोला जाए एकमात्र विकल्प है, क्योंकि भाई उनके पास कह सकते हैं कि ज़्यादा उतने पैसे नहीं हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ग्रो करने के लिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आने के लिए उनके पास में उतने पैसे नहीं हैं, तो उनके सर्वाइवल का एक तरीका भी है और कोई विकल्प कह लें कि ऐसे समझ सकते हैं कि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। मोर ओवर दे क्रिएट बेटर रिलेशनशिप एंड मीट कस्टमर नीड्स। देखो ऐसे लोग जो होते हैं ना, अच्छा खासा रिश्ता रिलेशनशिप बना लेते हैं वो कस्टमर्स के साथ में, आसपास के लोग में, गांव में बड़े फेमस हो जाते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि वो कस्टमर की नीड्स को बड़े करीब से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप के आधार पर प्राइवेट होते हैं, स्टेट होती है, जॉइंट होती है। प्राइवेट में क्या होता है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि स्टार्ट करते हैं, खुद से ही शुरू करते हैं और सारा कुछ जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने ही दम पे शुरू करते हैं और एक ही व्यक्ति उसमें होता है जो कि सोल प्रोप्राइटर होता है, अपने बिजनेस को शुरू करता है, साहस लेता है, सारी रिस्क जो भी उससे जुड़े हुए होते हैं वही खुद लेता है और प्रॉफिट भी वो खुद ही अर्न करता है। तो ऐसे तो हो गए लोग प्राइवेट। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाकायदे, स्क्रीन को बिल्कुल एकदम पॉज कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, पेन डाउन कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन अभी आप सुन लीजिए क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको हिंदी में, वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेट में क्या है, स्टेट एंटरप्रेन्योर मतलब कि जब स्टेट या गवर्नमेंट कह ले या स्टेट कह ले, एक ही चीज़ है, बिजनेस करती है या कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स लेकर के आती है तो उसको बोलते हैं स्टेट एंटरप्रेन्योर। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो सोल ओनर होती है एंटरप्राइज की और वही प्रॉफिट को बेयर करती है, वही लॉस को भी बेयर करती है। उदाहरण के तौर पर ले लें कि बहुत सारे ऐसे NPCL है, भेल है, उसके बाद आपकी कोल इंडिया लिमिटेड है, तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं ना जो कि स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। रेलवेज क्या है, तो रेलवेज को सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। सरकार जो भी जितने भी बिजनेसेस कर रही है उनकी ये बात कही जा रही है, तो फायदे भी नुकसान जो भी हैं वो खुद ही झेल रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं सारा कुछ। जॉइंट में क्या है, जब भी कोई बिजनेस या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश करी जाती है जिसमें कि प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के साथ में, मतलब प्राइवेट के भी उसमें लोग होते हैं और गवर्नमेंट का भी कुछ उसमें हस्तक्षेप होता है, जब दोनों मिल करके कुछ काम शुरू करते हैं, प्राइवेट पार्टीज और गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं जॉइंट एंटरप्रेन्योर। तो उसमें जो रिस्क होता है और जो प्रॉफिट होता है, देखिए वो शेयर हो जाता है, दोनों में बिल्कुल शेयर हो जाता है। मतलब अगर 50-50 वाली बात हो जाती है, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी 50-50 शेयर, मतलब रिस्क होता है तो भी 50-50 वाली बात हो जाती है। तो परसेंटेजेस को वो लोग शेयर कर लेते हैं और डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आपका बिजनेस है। ये बेकायदा अग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, ये प्रॉफिट भी हम शेयर करेंगे 50-50 और हम रिस्क भी शेयर करेंगे। तो हो गया ना, बेस्ड ऑन ओनरशिप के आधार पर।
कितना ही आसान है, मतलब इससे ही आसान आपको क्या क्या ही कोई एक्सप्लेन कर सकता है ना। कहाँ जाओगे भाई, कितना किताबें पढ़ोगे, पलटोगे, दुनिया भर की चीज़ें करोगे। पढ़ लो, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, एग्ज़ाम में एकदम मतलब आपका बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो, बेस्ड ऑन जेंडर के आधार पे है ना, तो मेन है, वुमेन है। अब इसमें क्या ही मैं आपको बता दूँ, अब क्या इसमें ऐसा कुछ है इसमें, मतलब ऐसा वेंचर, ऐसा बिजनेस जो कि मैनेज किया जाए, ऑपरेट किया जाए किसी पुरुष के द्वारा, है ना, तो उसको बोलेंगे मैन एंटरप्रेन्योर। कुछ नहीं मिला एंटरप्रेन्योर वालों को, तो यही कैटेगरी बना दी, मतलब जेंडर के आधार पे हद ही कर दी। मतलब विमेन एंटरप्रेन्योर कौन हुआ, मतलब कि ऐसा बिजनेस, ऐसा वेंचर जो कि एक महिला ले रही हैं, या वो मैनेज कर रही हैं, वो ऑपरेट कर रही हैं, तो उनको बोलते हैं क्या, विमेन एंटरप्रेन्योर। एक आपका यूनिट 3 में, या आई थिंक यूनिट सेकंड या थर्ड में एक टॉपिक ही है वुमेन एंटरप्रेन्योर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग टॉपिक है। उस पर जब हम डिस्कशन करेंगे तो वुमेन एंटरप्रेन्योर पे तो एकदम काफ़ी चीज़ें उसमें सारी निकल के आएंगी, है ना। तो वो क्या हो गए, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि मैनेज कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, फॉर्म कर रही हैं महिला। या हम इस ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी कंपनी जिसमें 51% जो शेयर कैपिटल है वो किसी महिला ने होल्ड करके रखा है, तो उनको भी हम बोलते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर। 51% शेयर कैपिटल अगर है तो वो भी, उनको भी बोलते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर। अब देखिए ये क्या ही दिखा रहा है, शेक डिवाइस, क्यों शेक कर दे भाई, किस लिए शेक कर दे डिवाइस, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं जब से ये फ़ोन अपडेट हुआ है ना, पता नहीं क्या क्या ही चीज़ें हो जाती हैं। क्या है नेक्स्ट आपका, एंटरप्राइज के आधार पर, है ना। तो ना ऐसी चीज़ें आ जाएंगी बीच बीच में ना, शेक योर डिवाइस, क्यों शेक कर दे भाई, आपके कहने से हम डिवाइस ही शेक कर दे अपना, मतलब हद ही कर दिया, दिमाग ही दही कर देते हैं बीच बीच में, अपडेट नोटिफिकेशन पता नहीं क्या क्या डाल डाल के, है ना। चलिए खैर टॉपिक पे आते हैं। तो एंटरप्राइज के आधार पे देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं एंटरप्राइज के साइज के आधार पे। पहला तो है स्मॉल, मतलब छोटा, मीडियम माने बीच का, लार्ज माने बड़ा। अब छोटा क्या, छोटा माने वो कि ऐसे एंटरप्राइज, ऐसे वेंचर जिसमें कोई भी उद्यमी जो रिस्क ले रहा है, जो बिजनेस को शुरू कर रहा है, वो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक अगर खर्च कर रहा है अपने प्लांट्स में, मशीनरी में, तो उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। देखो ये इसमें याद रखने वाली बात है, 1 करोड़, ये याद रख लेना, मैक्सिमम अगर 1 करोड़ लगा सकते हो तो आप हो स्मॉल एंटरप्रेन्योर, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। मीडियम में क्या है, 1 करोड़ से 5 करोड़ तक लगा सकते हो तो आप मीडियम में आ जाओगे। लगा सकते हो का मतलब आप चाहे प्लांट में लगाओ, चाहे मशीनरी में लगाओ, चाहे आप इंफ्रा में लगा दो, चाहे आप स्टॉक्स को बाय करने में, परचेज करने में लगा दो, कुछ भी, मतलब अगर आपका 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप आ जाओगे मीडियम में। लार्ज स्केल में क्या है, 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप आ जाओगे लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर। मतलब ऐसे उद्यमी, ऐसे एंटरप्रेन्योर who are investing more than 5 crores to start up a business in enterprise in a company including plants and machinery whatsoever, है ना। तो वो हो गए कौन, वो हो गए आपके लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर। अब इससे ज़्यादा आसान क्या ही लिखोगे भाई, मतलब दिस इंक्लूड एनी इन्वेस्टमेंट अबव 5 करोड़, है ना, लास्ट लाइन यही है। नेक्स्ट क्या है, अब क्लेरेंस डेनहॉफ स्टडी, है ना, इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि मैं इन्होंने क्या बोला। क्लेरेंस डेनहॉफ ने एक स्टडी की किस पे स्टडी की, इन्होंने अमेरिकन एग्रीकल्चर के ऊपर में, मतलब कि इन्होंने एक अमेरिकन व्यक्ति था और अमेरिकन कृषि के ऊपर में इन्होंने अपने स्टडी की, और इन्होंने बोला कि भाई मेरे हिसाब से मैंने जो स्टडी की है, मेरे हिसाब से मैंने जो स्टडी की उसके हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर उद्यमी होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई मेरे हिसाब से, अगर मेरे से पूछोगे आप, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी जो उद्यमी होता है वो बहुत ही लेस इनिशिएटिव होता है, मतलब वो बहुत कम से कम इनिशिएटिव लेता है। मतलब वो एक तरीके से बोला जाए तो कोई भी चीज़ को शुरुआत करने में वो बहुत सोचता है, और जब भी वो बिज़नेस शुरू करता है तो वो ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता है, बहुत कम लेता है। लेकिन जैसे जैसे वो काम करता जाता है, कंटिन्यू करता जाता है अपना काम, तो वो ज़्यादा इनोवेटिव होता जाता है, वो सीखता है, ज़्यादा फिर इंथुसियास्टिक होता जाता है, ज़्यादा उत्साही होता जाता है। वो काम करेगा तो उसको फ़ायदा होगा तो वो और काम करेगा, उसको मज़ा आने लगेगा, उसको मज़ा आएगा तो वो इनोवेटिव माइंड का हो जाएगा। तो लेकिन जब वो शुरू करता है ना तो वो बहुत ज़्यादा उतना इनिशिएटिव लेता नहीं है, ऐसा ये कहते हैं।
इन्होंने किस आधार पे कहा, इन्होंने स्टडी की अमेरिकन एग्रीकल्चर, मतलब कि अमेरिका की जो कृषि पद्धति है, मतलब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है ना, तो उनको स्टडी किया पूरा, और उनको स्टडी करके अपना एक ओपिनियन बताया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरे हिसाब से 4 तरीके के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब कि वो कुछ चीज़ इनोवेट करते हैं, नया विचार लेके आते हैं। वो कौन एंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि मार्केट में आते हैं नई आइडियाज़ के साथ में, या नई इनोवेशन के साथ में, नव विचार या नए सोच के साथ में मार्केट में आते हैं। वही चीज़ है, देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कोई हवा में नहीं बता रही हूँ, ऐसा नहीं सुन रहे हो आप कहानी के जैसे, लेकिन ये कहानी नहीं है ना, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन ही ऐसे कर रही हूँ कि आपको मे भी कहानी लग सकता है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं पूरी आपके सामने इंग्लिश में। जब आप लिखोगे, कॉपी पे पेन डाउन करोगे ना, तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पर्टिकुलर वे में अगर बोला जाए तो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नए प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं या नया तरीका क्रिएट करते हैं, किसका, प्रोडक्शन मेथड का, मतलब कि प्रोडक्शन करने का तरीका ही ये नया बना लेते हैं। या तो ये प्रोडक्ट को नया लेके आते हैं मार्केट में, या प्रोडक्ट करने के तरीके को ही लेके आते हैं, प्रोडक्शन मेथड को, मतलब भाई बनाना कैसे है आपको, ये ही हम आपको नया तरीका बताएंगे कि कैसे आपको बनाना है ना। इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात कि आपको कोई खाना बनाना ही बता दे अलग तरीके से, है ना। एक अभी कुछ मैं देख रही हूँ कि लगभग 3-4 साल से, है ना, ये इंडिया में, और ये स्पेशली आपके जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, है ना, दिल्ली और फिर यूपी में भी, है ना, ये मोमोज़ का बड़ा वो कल्चर हो गया है, बॉम्बे महाराष्ट्र में भी, और आपके इधर एमपी की साइड मोमोज़ को बड़ा कल्चर हो गया। पहले आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, 5 साल 6 साल पहले ऐसा कुछ मोमोज़ जैसा नहीं हुआ करता था। चाउमीन लोग बहुत ज़्यादा खाते थे, चाउमीन पास्ता, मतलब यही हुआ करता था। अभी ये कुछ 3-4 साल से तो ये मोमोज़ का जो कल्चर आया हुआ है ना, कि हर घर में आपके मोमो ही बन रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने तो मतलब खाने की चीज़ में एक नई चीज़ लेके चले आए, मोमो। कुछ नहीं मिला तो मोमो ही ला दिया, नाम भी कैसा है, मोमो, अजीब सा। खैर, तो क्या है, क्रिएटिव भाई जो भी मोमो लवर्स हैं, ठीक है, उनको सॉरी मैं बोल रही हूँ, है ना, बुरा मत मानिएगा, ऑफेंडेड मत होना आप लोग, है ना। हालांकि मुझे पर्सनली मोमोज पसंद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रिएट न्यू मार्केट्स एंड रीस्ट्रक्चर द बिजनेस। ये मार्केट एक तरीके से बोला जाए तो नया क्रिएट कर देते हैं, है ना, या रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देते हैं, बिजनेस का तरीका ही ला देते हैं। कुछ नहीं, जियो को ही ले लो आप, जियो का पूरा मार्केट में ही वो आ गया, छा गया, मतलब एकदम टेलीकम्युनिकेशन को एकदम चेंज कर दिया उन्होंने, बिल्कुल। तो वही बात है यहाँ पे। ऐसे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या, ऐसे कौन, मतलब ऐसे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कुछ नया करने का सोचते हैं, ट्राई टू इनोवेट समथिंग न्यू, और इन्वेस्ट भी करते हैं अपना पैसा, अपना टाइम, अपना मनी, किसमें, रिसर्च में, डेवलपमेंट करने में। वो देखते हैं भाई मार्केट में क्या चाहिए लोगों को, वो अपने पैसे को ही रिसर्च में लगाते हैं, डेवलपमेंट में लगाते हैं, है ना, और फिर उसके बाद में फिर वो कुछ नया इनोवेट करते हैं। तो ये होते हैं कौन, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, है ना। मज़ेदार, मतलब ऐसे लोगों से मिल लो ना तो कितना दिन अच्छा बन जाता है, मतलब कुछ नया ही सीखने को आपको मिलता है हमेशा। मतलब ऐसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जैसे व्यक्तियों से मिल लो तो, या ऐसी सोच के हिसाब से मिल लो। इमिटेटिव कौन होता है भाई, इमिटेटिव को आप समझो जैसे कॉपी कैट, मैं तो बोलूँगी पतंजलि भाई, है ना, बस एकदम ये सिंपल सी बात है भाई। जो एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही हैं उनको कॉपी कर लो बस आप, उनके पैकेजिंग को, उनको हिना तेना को कॉपी कर लो, एक नया ब्रांड बना लो, कुछ हल्के से स्लाइटली चेंज कर लो, ताकि आपके पास में ये कॉपीराइट और ट्रेडमार्क और पेटेंट वाला कुछ चक्कर ना रहे, है ना। और बाकी आप सारी चीज़ उनको ऐसे बना करके, ये लोग एक तरीके से बोला जाए तो इमिटेटिव का मतलब कृत्रिम, है ना, कृत्रिम, या आप बोल सकते हो कि मतलब जो एकदम पूरा चीज़ ही पूरी कॉपी कर लेते हैं आपकी, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कॉपी कैट भी बोल सकते हो आप, है ना। तो आर्टिफिशियल बोल सकते हो, आर्टिफिशियल, है ना, एक वर्ड है आर्टिफिशियल, इमिटेटिव, आर्टिफिशियल, मतलब पूरा कॉपी कर लेते हैं एक तरीके से, डुप्लीकेट बोलते हैं, है ना, डुप्लीकेट बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं कॉपी, या कृत्रिम बोल रहे हैं, है ना। तो ये सारे आपके सिनोनिम्स मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ये कौन होते हैं, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कुछ भी नया नहीं करना चाहते हैं, और जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कुछ नया सोचते हैं, जो कुछ नया करते हैं, जो हमने ये पीछे पढ़ा है ना, इनोवेटिंग वाले, है ना। तो ये इनको पूरा कॉपी करते हैं, और जो सक्सेसफुल एंटरप्राइज हैं, जो बढ़िया बाकायदा चल रहे हैं, जो बड़ी कंपनीज चल रही हैं, उनको कॉपी करते हैं, थोड़ा सा अपना कुछ इनके चेंजेस वेंजेस करते हैं, कुछ अपनी स्ट्रैटेजी कुछ चेंजेस करते हैं, इस तरीके से। मतलब उनका कोर वही रहता है, जीस्ट वही रहता है, फंडामेंटल बेसिक चीज़ें वही रहती हैं, मॉडल पूरा बिजनेस मॉडल वही रहता है, पूरा रेप्लिकेटेड होता है, रेप्लिका होता है एकदम, मतलब पूरा टू कॉपी होता है सारा कुछ, है ना। थोड़ी सी वो उसमें इफिशिएंसी, थोड़ा सा कुछ वो चेंजेस वेंजेस करके थोड़ा सा या प्रोडक्ट थोड़ा सा इंप्रूव कर देंगे, या प्रोडक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा इंप्रूव कर देंगे, है ना, और या टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा चेंज वेंज करके मार्केट में ला देंगे और दे देंगे। जैसे मैं एक बहुत ही बेहतरीन समझती हूँ कि, है ना, ये जो है ना, जो इसका नाम बार बार मैं उन्होंने क्या किया कि इन्होंने
हिमालय के प्रोडक्ट को और हिमालय के ही जैसे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स, यूनिलीवर हो गए, हिंदुस्तान की यूनिलीवर प्रोडक्ट, तमाम और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को पूरा ही कॉपी कर लिया, मतलब एक तरीके से अगर बोला जाए तो, है ना, कॉपी कर लिया, उनकी पैकेजिंग भी कॉपी कर ली, तमाम चीज़ें कॉपी कर ली, फिर उसके बाद में और प्रोडक्ट की क्वालिटी को थोड़ा सा डाउन कर दिया और फिर उसके बाद में उसकी प्राइस को भी थोड़ा सा कम कर दिया, है ना। तो इन्होंने देखा कि भाई मार्केट में क्या चीज़ है, मार्केट में हर व्यक्ति आपके हिमालय के प्रोडक्ट को या हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स को जो नहीं ले पा रहे हैं, जो बड़े लोग हैं ना, या मतलब वो तो ले रहे हैं, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो वो कैसे ले पाएंगे। और देखो ये तो सभी को पता है ना कि हिंदुस्तान में जो गरीब लोगों की संख्या है वो अमीर लोगों से कहीं ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं अगर बोलूँ तो 2 3 नहीं, मतलब 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना भी अगर मैं बोलूँ तो कहीं से कम नहीं होगा, है ना। तो ये उन्होंने टारगेट किया कि भाई बड़े मार्केट को टारगेट करते हैं, प्राइस कम रख देंगे, थोड़ी सी क्वालिटी हमने डिग्रेड कर दी, है ना, और वही सारा रेप्लिका लेके चले आए हर चीज़ का। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एंड नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल। जैसे आप देखो बैटरी जो होती है ना, बैटरी, तो बैटरी का काम क्या होता है भाई, बैटरी का काम तो ये होता है कि भाई आपके फ़ोन में लगा दिया, आपका फ़ोन चलने लग गया, या आपके टॉर्च में लगा दिया, आपकी घड़ी में लगा दी, चलने लग गया। लेकिन क्या है, कितनी सारी है, निप्पो की बैटरी है, उसके बाद आपकी कौन सी बैटरीज आती हैं भाई, सेलो की बैटरीज हैं, निप्पो की बैटरीज हैं। तो क्या इन्होंने ब्रांड चेंज किया, थोड़ा सा अपनी पैकेजिंग चेंज की, बाकी सब काम तो वही है ना। पेंसिल देख लो, नटराज देख लो, फिर उसके बाद आपकी अप्सरा की पेंसिल देख लो, तमाम और पेंसिल्स होती, काम सबका क्या लिखना ही है, मतलब और क्या काम है, थोड़ा सा जो उसमें थोड़ी सी कमी है उसको अपने वाले में सुधार करके हमने लिख दिया और ला दिया मार्केट में, लोग खरीद रहे हैं। नटराज की भी चल रही है बढ़िया, अप्सरा की भी चल रही है बढ़िया। तो वही बात है, मतलब पेन को देख लो, पेन में कितने पेन है आपके, है ना। रेनॉल्ड्स की पेन पहले किसी ज़माने में चला करती थी, सेलो की पेन है, उसके बाद में तमाम और पता नहीं कितनी पेन आ गई है, गोल्ड की पेन है ना, आपकी पार्कर पेन है, और तमाम और तरीके की फाउंटेन पेन, ये वो पेन है, फलाना ढमकाना, कई सारी पेन है। तो क्या है, टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया, थोड़ा सा चीज़ों को मैंने ला दिया, कॉपी किया, कैट किया, ला के दे दिया, कॉपी किया, कैट किया और कस्टमर को चेप किया। तो वही बात है, इमिटेटिव, है ना। फेबियन कौन है, फेबियन माने मतलब, फेबियन का मतलब समझो पहले, ऐसे लोग जो अवसर की प्रतीक्षा करते हो, दोज हु आर वेटिंग फॉर एनी गुड अपॉर्चुनिटी या गुड टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। उनको कोई जल्दी नहीं है कि भाई हमको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, वो बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि हमको जब लगेगा अप्रोच करने का तो हम करेंगे। बहुत कॉशियस होकर के चीज़ों को एकदम, कुछ भी नए चेंज से बड़ा डरते हैं ये लोग, है ना, नया चेंज करना ही नहीं चाहते, सडन डिसीजन कभी लेते ही नहीं है, मतलब तुरंत कुछ भी चेंज होगा डिसीजन तुरंत लेंगे ही नहीं। तो वो लोग क्या है कि वेट करते हैं सब कुछ पहले चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि उनको फेल होने का बहुत एक मतलब होता है ना कि या तो उनको कम्प्लीटली क्लियर हो कि भाई हम ये करेंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा, घाटा नहीं होगा, है ना, तो ही वो उस पर वो करना चाहेंगे। अगर उनको ये लगता है कि हमको ये चीज़ करने में हार्म नहीं है तो ही हम करेंगे, तो बिल्कुल कम्प्लीटली वो क्लियर हो जाने के बाद ही कोई चीज़ अपना चेंजेस करते हैं। तो पूरा अपना वक्त लेते हैं, अवसर का इंतजार करते हैं, अवसरवादी बोलते हैं, अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। फेबियन का मतलब वही कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि दोज हु डू नॉट सीक टू इम्प्लीमेंट चेंजेस, वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, एंटरप्राइज टेक्निक्स को वो चेंजेस नहीं करना चाहते, जो उनकी टेक्निक्स चल रही हैं एंटरप्राइजेस की वही चलती है, बहुत केयरफुल तरीके से वो चीज़ों को करते हैं, बहुत कॉशियस होकर के करते हैं, कोई भी नया अप्रोच लाने से पहले वो काफ़ी सोचते हैं। और ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कोई भी सडन डिसीजन नहीं लेते हैं, दे इमिटेट द चेंज इन देयर स्ट्रैटेजी, मतलब जो भी स्ट्रैटेजीज वो कर रहे हैं काफ़ी सोच समझ के करते हैं, तब तक कम्प्लीटली जब तक क्लियर नहीं हो जाते हैं कि भाई उनसे कोई हार्म नहीं होगा या कम से कम हार्म होगा, तब तक वो नहीं करते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर कौन है, तो ड्रोन वर्ड बड़ा सुना होगा, ड्रोन कैमरा, ये कैमरा वो कैमरा सुना है ना, तो ड्रोन का मतलब सुन लो, बड़ा अच्छा पॉजिटिव वर्ड, मतलब अच्छा मतलब नहीं होता है ड्रोन का, हाँ, है ना। तो ड्रोन का मतलब होता है कामचोर, है ना, या जो होते हैं मुफ्त खोर लोग, ऐसा बोला जाता है, कामचोर, है ना। तो ड्रोन एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, ऐसे भी उद्यमी होते हैं जो बड़े मुफ्तखोर होते हैं, मतलब मुफ्त की चीज़ मिलेगी तो करेंगे हम, बड़े कामचोर टाइप के लोग होते हैं। ये लोग क्या है कि कोई चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड एकदम, मतलब हम क्यों चेंज करें भाई, खुद को क्यों बदलें, एकदम जो है जैसे भी हैं ऐसे ही रहेंगे हम, हमारे जो मेथड है बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, हमारा डेवलपमेंट का तरीका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, हमारे प्रोडक्शन का तरीका ऐसे रहेगा, हमारी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बिल्कुल ऐसी रहेगी, हम क्यों चेंज हो भाई, किसके लिए चेंज हो, है ना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि एक्सपीरियंस प्राइड होते हैं, या बोला जाए तो ट्रेडिशनल ही वे में चलेंगे, ओल्ड वेज में ही चलेंगे, भले ही नुकसान हो जाए उनका, भले ही उनको कितना भी मतलब गड़बड़ हो जाए उनके साथ में, बट चलेंगे वही, मतलब भले ही सफ़र, ऐसे लोग लॉसेस भी बहुत सफ़र करते हैं भाई, मैं नहीं कह रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखा हुआ है भाई, देखो लिखा हुआ है, दिस इज़ वाई ड्रोन एंटरप्रेन्योर समटाइम्स नहीं भाई, अधिकतर ही बार ऐसा होता है कि लॉसेस सफ़र करते हैं, येट दे डू नॉट अडॉप्ट चेंजेस इन देयर करंट मेथड में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूँ आपको, नोकिया का ले लो एग्जांपल,
भाई नोकिया क्या था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा था सिम्बियन। उसने बोला, उस वक्त एंड्रॉयड नहीं आया था, बड़े ही अच्छे तरीके से उनका नोकिया फ़ोन चल रहा था। भाई मैं भी नोकिया फ़ोन यूज़र हूँ और बहुत ही अच्छा फ़ोन सिम्बियन का। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि एंड्रॉयड जैसे फ़ोन में मैं कभी शिफ्ट करूँगी या एप्पल या मैक i3 मतलब आईफोन की तरफ मैं कभी जाऊँगी, सोचा ही नहीं था कभी, क्योंकि सिम्बियन जैसे प्यार जैसा हो गया था। क्योंकि वो छोटा वाला फ़ोन, एक कीपैड वाला फ़ोन इस्तेमाल करते थे हम लोग किसी ज़माने में, है ना। जब से सिम्बियन वाला फ़ोन आया, स्क्रीन टच वच ये वो, तो लगा कि भाई बहुत ही अच्छा है, हम लोग तो बस यही यूज़ करेंगे, है ना। लेकिन उसके बाद उसको टक्कर देने के लिए एंड्रॉयड मार्केट में आया। भाई एंड्रॉयड मार्केट में आया, सिम्बियन ने बोला भाई मैं अपना ओएस चेंज नहीं करूँगा, मैं ज़िंदगी में कभी एंड्रॉयड में शिफ्ट नहीं करूँगा। हुआ क्या, नोकिया आज किसके पास है नोकिया फ़ोन? मेरे पास है, क्योंकि मुझे नोकिया के फ़ोन से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो मैंने आज भी संभाल के रखा है। लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ कि भाई आप में से कितने ही लोग होंगे जिनके पास नोकिया का फ़ोन होगा। कौन लेता है भाई, मतलब सिम्बियन फ़ोन पे उस पर कोई एप्लीकेशन ही सपोर्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, कौन लेता है आज के ज़माने में? या तो आप एंड्रॉयड वाले होंगे या तो फिर आप एप्पल के फ़ोन यूज़ करते होंगे, आईफोन यूज़ करते होंगे। तो कहने का मतलब क्या, नोकिया ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को नहीं बदला, चेंज नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमारा वही मेथड रहेगा, हम सिम्बियन से नहीं आगे जाएंगे। हालांकि बाद में जब लगभग 4 साल के बाद में थोड़ा बहुत उन्होंने एंड्रॉयड को लिया, लेकिन तब तक एंड्रॉयड पूरे मार्केट को कैप्चर कर चुका था। बट उनका दिमाग खुलने में 4 साल लग गया, है ना। उनको ये लगा कि भाई हम क्यों बदलें, हम क्यों चेंज होएं, हमें जो बस चल रहे बस ऐसे ही चलेंगे, हम इनको लेना है ले। हो गया, नोकिया का मार्केट खत्म हो गया, डब्बा खत्म, फिनिश्ड। चेंज नहीं कर पाए वो उस हिसाब से। तो क्या हुआ, मतलब बाद में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में टाई अप किया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ फ़ोन निकाला, ये वो क्या चीज़ें थोड़ी सी ना टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स चेंज की, लेकिन काम नहीं हुआ उतना, मतलब क्योंकि एंड्रॉयड बहुत आगे निकल चुका था और एंड्रॉयड कम दाम में लोगों की जेब में आ चुका था, है ना। तो कहने की बात क्या है, कहने की बात ये है कि भाई अगर आप अपने हिसाब से नहीं चलोगे, है ना, तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। देखो कुछ और टॉपिक पे आते हैं, कहानी सुनोगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुछ और भी टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं, है ना। इतना तो आपने पढ़ लिया। कुछ और जैसे कि सोलो ऑपरेटर होते हैं, फिर एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, है ना, फिर इन्वेंटर्स भी होते हैं, चैलेंजर्स भी होते हैं, उसके बाद में बायर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, फिर लाइफ टाइमर्स होते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि ये लोग कौन होते हैं। सोलो ऑपरेटर वो होते हैं जो कि खुद से शुरू करते हैं काम, प्राइमरीली खुद से ही शुरू करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ में काम शुरू करते हैं और जैसे ही उनको ज़रूरत पड़ती है वो और लोगों को नियुक्ति करते हैं। उसके बाद वो अपना काम ज़्यादातर सोलो अकेले ही करते हैं। सोलो मतलब खुद से अकेला एक व्यक्ति शुरू करता है काम। आप आसपास देखोगे दुकानें खोलते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं। एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं भाई? एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो बोलते हैं भाई ऐसा है कि आपको मेरे से पैसे चाहिए, मैं फिनेंशियली आपको हेल्प कर दूंगा और मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना कि मैं खड़ा रहूँगा या बिजनेस ऑपरेशन करूँगा, लोगों का वेलकम करूँगा, कस्टमर से मिलूँगा, बही खाता करूँगा, अकाउंटेंट करूँगा, सामान बेचूँगा। नहीं भाई, आपको मेरे से पैसा चाहिए, मैं पैसा दे दूँगा। एक तरीके से पार्टनर वाले हो गए, मतलब तो उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस के जो फाइनेंस वाले पोर्शन में होते हैं उसमें, है ना, वो वाली बात होती है। तो ये वही लोग होते हैं कि मतलब स्टार्ट करते हैं सब कुछ साथ में और दो लोगों से ये काम शुरू होता है, बिल्कुल ऐसा बिजनेस, और इक्वली पार्टिसिपेशन होता है ऑपरेशन में। लेकिन उसके बाद में ये लोग मनी में ही ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं और पार्टनर एज अ पार्टनर ही बाकी सारी चीज़ें करते हैं। इन्वेंटर कौन होते हैं भाई? वो लोग जो कि जिनका दिमाग ज़्यादातर नए प्रोडक्ट को इन्वेंट करने में ही लगा रहता है और इनके पास में इतनी एबिलिटी भी होती है, इतना इन्वेंटिवनेस भी होते हैं, मतलब नया चीज़ करने के अंदर में इतना इनके अंदर होता है इन्वेंशन कि नई नई चीज़ों को हमको करना है, बेसिकली नई नई स्ट्रेटजीज़ को इन्वेंट करना, नए आइडियाज़ को इन्वेंट करना। तो इनका नाम ही इन्वेंटर ही रख दिया गया। चैलेंजर्स वो होते हैं कि जो कि नए चैलेंजेस को ही लेना पसंद करते हैं, चाहे वो सोचते हैं कि भाई हम नए तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, नए तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, नए तरीके से मार्केटिंग करेंगे, हम नया चैलेंज ही सेट कर देंगे मार्केट में या न्यू चैलेंज को एक्वायर करेंगे। जैसे कि आप ये समझो ना कि आपके फ़ोन में आज क्या है, ओला एप्लीकेशन है, ओबर है, तमाम और एप्लीकेशन है। इन्होंने भी चैलेंज ही लिया ना मार्केट में आए ने। क्या पता था इनको कि एक ज़माने में इनका जो टर्नओवर हो जाएगा वो बिलियंस में हो जाएगा। जब शुरू किया था तो किसी ने इस दिमाग में आया ही था कि मतलब फ़ोन से किसी की राइड बुक हो जाए, कोई कहीं जाना चाहता है। किसी ने ज़ोमेटो जब शुरू किया तो थोड़ी सोचा होगा कि मैं बिलियंस का मालिक हो जाऊंगा। किसी के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने शुरू कर दिया। वही बात है ना, आइडिया वाली बात होती है, चैलेंज लेने वाली बात होती है ना। तो ये लोग वही लोग होते हैं। बायर्स होते हैं। बायर्स का काम क्या होता है? मतलब ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं बिज़नेस को शुरू करने में, सामान लेते हैं और बेच देते हैं। डिसेंट अमाउंट में सामान लेंगे अपने ऑपरेशन को शुरू करने के लिए और अल्टीमेटली जो उनका रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है,
कमी होता है। कस्टमर रीच जो होती है इनकी, उस पर ज़्यादा ये ध्यान देते हैं और रिस्क ज़्यादा ये लेना नहीं चाहते हैं अपने बिजनेस के, नए बिजनेस को शुरुआत करने में। रिसर्चर कौन होते हैं? रिसर्चर भाई ऐसे लोग होते हैं जो कि फैक्ट्स एंड फिगर बिजनेस स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करने में दिमाग लगाते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो पूरा अपना अच्छा खासा वक्त देते हैं सोसाइटी को, कस्टमर के चेंज को, कस्टमर के नेचर को, उसके प्रेफरेंसेस जो भी बदल रहे हैं उनको चेंज, सारी चीज़ों को देखने डिटेल काम करते हैं इस पर पूरा, मतलब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से लेकर के तमाम सारी चीज़ें, पूरा डिटेल स्टडी, रिसर्च का ही बेसिकली इनका काम होता है। सो शोधन करना, मतलब शोधन ही करेंगे, रिसर्च ही करते रहेंगे, है ना, कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, फेल हुआ तो क्यों हुआ, एनालाइज करेंगे, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचेंगे, हर तरीके सोचेंगे, इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, अलग अलग तरीके से सर्वे करेंगे, रिव्यू करेंगे, फलाना ढमकाना दुनिया भर की चीज़ें करेंगे। रिसर्चर्स जो होते हैं, मतलब ये एक अलग ही जुनून सवार होता है कि हमें रिसर्च ही करना है मार्केट को, सारी चीज़ों को। लाइफ टाइमर्स कौन है? लाइफ टाइमर्स इंक्लूड एंटरप्रेन्योर्स हु कंसीडर एंटरप्राइज एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। कुछ ऐसे जुनूनी भी एंटरप्रेन्योर उद्यमी होते हैं भैया, जिनको लगता है कि भाई मेरे लिए ज़िंदगी का जो कुछ भी है, सब कुछ वो ये काम ही है, ये मेरे लाइफ का सबसे इंटीग्रल पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी ज़िंदगी का, मेरा ये लाइफ ही है। मतलब मुझे कुछ सीखना है, लर्न करना है, लर्न स्किल कर, अपने बड़े लोगों से मिलना है, अपने फैमिली के साथ में मुझे काम करना है। और एक तरीके से बोला जाता है कि अपने इस जीवन के हिस्से के साथ में ही ये जोड़ के चलते हैं धंधे को या एंटरप्रेन्योर को, बिजनेस को। ऐसा आप बोल सकते हैं कि जैसे कि आप देखे होंगे बड़े बड़े घराने जो बिजनेसमैन होते हैं, कुछ बिजनेस फैमिली ऐसी होती है भाई जो ये मान के चलते हैं, मतलब पैदा हुए नहीं कि मान लिया कि मुझे बिजनेस ही करना है आगे चल के। जैसे मैं ये सोचती हूँ भाई कि मुझे काम ही करना है आगे, बिजनेस ही करना है ना, ऐसा बैठना नहीं है, जॉब नहीं करनी है कहीं जा करके। जो भी करना है, जैसा भी करना है, स्टार्टअप करना है, जो भी करना है वो मुझे व्यवसाय, एंटरप्रेन्योर ही, मतलब इसी फील्ड में ही जाना है, चाहे मैं चाहे मैं एजुकेशन सेक्टर में जाऊँ, चाहे मैं कैसे भी जाऊँ, है ना, मुझे करना ही करना है। उनका फैमिली का ट्रेडिशन होता है। आप एक बड़ा उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि अब आप सोचो कि धीरू भाई अंबानी थे, ठीक है, उनके बेटे मुकेश अंबानी और आपके अनिल अंबानी, उन्होंने क्या सोचा कि भाई मैंने बिजनेस ही करना है। उनके भी बेटे कौन है? अनंत हो गए। और ये लोग क्या है, ये लोग भी यही सोच रहे हैं भाई कि मुझे भी बिजनेस ही में आना है, करना ही है, फैमिली ट्रेडिशन है भाई, करेंगे हम, मतलब ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। तो वही बात है कि आप जीते हो, किसके लिए जीते हो? मतलब आप काम करने के लिए जीते हो, वो आपके लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। आपको सीखने में मज़ा आता है, सिखाने में मज़ा आता है। आप बड़े लोगों से कुछ सीखना चाहते हो, अपने फैमिली के लोगों से, अपने दादा से, परदादा से, अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो ये लोग वो लाइफ टाइमर्स, मतलब ज़िंदगी भर के लिए, तो इसलिए उनको बोलते हैं लाइफ टाइमर्स। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ना ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। इससे बेहतर और आसान तरीके से आप क्या ही समझा पाएगा कोई आपको। वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, बिल्कुल शेयर तो कर ही देना। मतलब इतने अच्छे लेक्चर अगर आप शेयर नहीं करोगे ना तो फिर मतलब अजीब ही बात है, फिर आप ही समझो कि आप कितने अच्छे एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हो फ्यूचर में, है ना। बाकी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दे दिए, जो भी एग्जाम में आपको याद रह जाए वो आप लिख के आना। बहुत अच्छा एग्जाम आपका होगा, डोंट वरी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।